हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 सेक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें विधायी संबंधों की। सबसे पहले देखते हैं विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। ये केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंध है। इनकी स्थापना के लिए जो मध्य विधायी, उनकी स्थापना के लिए जो है, तो ये मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग किसमें 11 और 12 में किया गया है। संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लेखित हैं। और इसके आगे अनुच्छेद 245 के खंड 1 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। संसद जो है तो ये भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए जो है ये कानून बना सकेगी। और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना भी कर सकती है। संविधान के भाग अनुच्छेद 246 के अनुसार 246 के तहत जो है, तो इसके तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, तो इसमें 3 सूचियों को, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। जो भी अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं तो वो किसको, संघीय संसद को सौंपी गई हैं। संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से ये अंतः स्थापित एवं अनुच्छेद 246 का के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर जो जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। जीएसटी के संबंध में जो विधि या कानून बनाने की शक्तियां हैं तो वो राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित की गई हैं। ये किसको तहत संसद को दी गई हैं। और साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्तियां सौंपी गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है, कि जो है राज्य संसद राज्य सूची के विषय, जिसमें जीएसटी माल और सेवा कर जो है जीएसटी पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर माल या सेवा कर जीएसटी पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है, तो फिर क्या होता है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि जो है प्रभावी होती है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद की है और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या जो अन्य निकाय में किसी ये अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।
किसको? ये संसद को सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? प्रशासनिक शक्तियों की। जो प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंधों की। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में ये राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध है, इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के संबंध में इस प्रयोजन के लिए जो आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रख सकती है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और क्या हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 का के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंपे जा सकेंगे। अनुच्छेद 262 के खंड 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी दून की या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच जो विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने के लिए कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के लिए अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकेगा। अब बात करेंगे हम वित्तीय संबंधों की। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 के खंड 1 के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 267 के खंड 2 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। और अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 का में अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण कर और संग्रहण। अनुच्छेद 270 में ये उद्गृहित कर और संघ उद्गृहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा अनुच्छेद 271 में अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 279 का के तहत अनुच्छेद 279 का के तहत जो जीएसटी कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया। बी शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोग भी हैं जिसमें और समितियां हैं जिसमें राजमन्ना आयोग 1969 तथा पुंछी आयोग 2007 भी शामिल हैं। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। ये किससे प्रभावित होते हैं? तो संविधान के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं, नियोजन प्रक्रिया से भी प्रभावित होते हैं, राजनीतिक हितों के अंतः विरोध से भी प्रभावित होते हैं और हुक्म चलाने की इच्छा जो प्रबलता से भी ये प्रभावित होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकार के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं, यद्यपि राष्ट्र के विकास में बाधक भी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर होते रहते हैं किस पर? तो ये संवैधानिक प्रावधानों पर भी निर्भर होते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी, न्यायिक व्याख्याओं पर भी और बातचीत की यंत्र विन्यास पर भी संबंध ये निर्भर होते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघीय राज्य व्यवस्था की बात हो रही है तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध सम्मिलित है, राज्यों के मध्य संबंध सम्मिलित है, समन्वय के लिए तंत्र सम्मिलित है, विवादों को सुलझाने के लिए जो तंत्र है वो भी सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो ये किसमें कहा गया है? ये किसमें कहा गया है? योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में इनको म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। म्युनिसिपल संबंध का आशय सरकार के सभी स्तरों केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया है तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? सहायक अनुदान तो इसका एक माध्यम है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी हैं और ये जो गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण यही नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी कर सहभाजन जो है ये भी एक इसका माध्यम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये किसमें दिए गए हैं भाग 11 में। विधायी संबंधों की बात की गई है भाग 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 के जो अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य निरूपित किए गए हैं। साथ ही विभिन्न विधायी विषयों के संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। इसमें बात कर लेते हैं हम सबसे पहले संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि की जो मतलब संघ सूची में वर्तमान में विषय है तो कितने हैं? 97 हैं और ये 42वें संविधान वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इस सूची में मतलब कुल 98 है, 97 नहीं। वर्तमान में कुल 98 विषय है संघ सूची में
और राज्य सूची में कितने हैं, तो राज्य सूची में कुल कितने 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल वर्तमान में 52 विषय हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। कौन से देखते हैं विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 55 एवं 56 एवं 57 जो है तो ये राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता के लिए है। अनुच्छेद 141 एवं 142 उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली शक्तियों की विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा राज्य सूची 2 सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाजत देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार ये अनुच्छेद 45 और 245 तथा 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। देखेंगे नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक में है। किसमें? तो वह है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो वो किसमें है? वो है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि कहीं पर टकराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून होंगे वही प्रभावी रहेंगे और राज्य द्वारा बनाए गए जो कानून होंगे वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो ये प्रदत्त हैं केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। ये जो है अभी देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? ये सन्निहित हैं किसमें? संसद में। संविधान के अनुच्छेद 248 के खंड 1 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतया संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है किसको? ये भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को सौंपा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय जीएसटी के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए तथा संसद उस विषय के संबंध में भारत की संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ये 1 वर्ष के बाद जो है प्रवृत्त नहीं रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा। तो ये 1 वर्ष से अधिक नहीं प्रवृत्त रहेगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ये अनुच्छेद 263 के अनुसार करता है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। ये जो है राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है और उससे मतलब यह प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इसकी स्थापना जो है वो राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने के लिए या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित है। संबंधित जो विषय होते हैं उन पर अन्वेषण और विचार करने या उससे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक और संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। देखेंगे नेक्स्ट, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ये की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है तो इनका निर्माण स्रोत जो है ये संवैधानिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? बात हो रही है संविधानेतर और विधितर, मतलब संविधानेतर और विधितर तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषदें, राज्यपाल सम्मेलन। बाकी ना आंचलिक परिषदें हैं ना अंतर्राज्यीय परिषदें हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया है। ये किया गया है किसके द्वारा? संसदीय कानूनों के द्वारा किया गया है, ना कि संविधान के द्वारा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर दक्षिण केंद्रीय पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया है। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद जो होती है उसका अध्यक्ष होता है कौन? गृह मंत्री। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो वो करते हैं भारत के गृह मंत्री। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो है भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। यही वाला जो है नहीं है, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन ए। ये जो है मतलब सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं इसमें गठन किया गया है। इसमें चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए क्षेत्रीय परिषद में शामिल के क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना, और यह एक परामर्शदात्री संस्था भी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, भारतीय परिषदें संघ व्यवस्था की उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें जो हैं तो ये भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय परिषदें संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार फिर से। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के लिए क्या है, प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं ये क्षेत्रीय परिषदें। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। कौन? क्षेत्रीय परिषदें। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? क्योंकि अब ये झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए जो है झारखंड का पूछा गया है। तो ये 8 अगस्त 1995 को। देखते हैं नेक्स्ट निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में। पहला वाला करेक्ट है। दूसरा है, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में। नदी बोर्ड्स एक्ट जो है तो ये 1970 का नहीं है। राष्ट्रीय जल नीति ये 1987 की है। बाकी ये नदी बोर्ड्स जो है ये कब है? ये 1956 में लागू हुआ था, ना कि 1970 में। नदी बोर्ड्स एक्ट 1956 में। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था किसके? केंद्र राज्यों की समीक्षा हेतु। तो तथा ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था सरकारिया आयोग। ये कब? 1983 में इसका गठन किया गया था। बी शिवरामन, यश आर सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। अध्यक्ष थे कौन? न्यायमूर्ति यश आर सरकारिया। और इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। लगभग ये कितनी थी? 1600 पृष्ठों की थी। इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। इसके जो है इसमें कितने पृष्ठ थे? तो ये 1600 पृष्ठ थे। याद रखिए, अगर मतलब पॉलिटी में जो भी आरओ का जो एग्जाम होने वाला है, तो पॉलिटी का अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीप में जाएगा तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो सरकारिया आयोग के सदस्य थे डॉक्टर यश आर सेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? प्रतिवेदन जमा किया था इसने कब? ये जमा किया था इसने कब? रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 1988 में, जो कि कहीं पर ऑप्शन में दिया नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है कि केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। नेक्स्ट है अभिकथन ए कह रहा है, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। अभिकथन है, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। अब इस ऑप्शन को, इसको जो है, इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए हमें इसके पहले ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 356 में क्या उपबंध किए गए हैं। उसका कारण आर है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों बिल्कुल करेक्ट है और सही इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशों में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ जो दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है, क्योंकि इसमें जो है क्या, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356, इसलिए इसने कहा कि इसका प्रयोग जो है कम से कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? ये किसने किया है? सरकारिया आयोग ने। ये देख चुके हैं अभी, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? ये स्थापना की गई थी सरकारी आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ये इससे संबंधित है सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग। बाकी ये इंद्रजीत गुप्ता समिति का इससे कोई संबंध नहीं है केंद्र और संघ और राज्यों से। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के सुझाव देने के लिए किया गया था और समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष ध्यान रखना है और उस पर अपना निष्कर्ष देना है। कौन? इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कारण आर है, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है कि राज्यों के पास जो है तो अभी भी विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो ये इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है और यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन और कारण का है। तो कथन ए है, अभिकथन ए है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसका कारण आर है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये बात की गई है अनुच्छेद 257 में। 257 के खंड 1 में ये बात की गई है। यहाँ पर भी पूरा जो है क्वेश्चन ही दिया है, बाकी एक्सप्लेन में और कुछ नहीं दिया है। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये बात हो रही है जब वित्तीय मतलब संबंधों की, तो भाग 12। यहाँ पर देख लेते हैं इसके सभी भाग। जो भाग 10 है तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों से। भाग 12 वित्त संबंध, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग 13 तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ये की गई है अनुच्छेद 268 से 81 के अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो आर्थिक एवं वित्तीय संबंध है तो इसकी विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 में की गई है। देखेंगे नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ये प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 270 में कि जो कर होते हैं उनको लगाया तो जाएगा केंद्र द्वारा और एकत्रित भी किया जाएगा केंद्र द्वारा, लेकिन वितरण इनका जो है वितरण किया जाएगा तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य दोनों के बीच किया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न करों में से कौन सा कर एक संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों के मध्य बांटा जाता है? कौन सा कर यहाँ पर पूछा है? बाकी यहाँ पर देखते हैं, ये तो सभी का वितरण किया जाता है। ये जब मतलब क्वेश्चन पूछा गया था तब कुछ रूल दूसरा था, क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में। तो पूर्ववर्ती अनुच्छेद 270 के खंड 1 के तहत कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते थे तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाते थे। अब वर्तमान में स्थिति में
जो वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अधिभारों एवं उपकरों के अतिरिक्त तथा अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 का में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे कर होंगे, इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। अनुच्छेद 268 के तहत संघ द्वारा उद्गृहित एवं राज्यों के भीतर राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्क संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क। अनुच्छेद 269 के तहत संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अंतरराज्यिक व्यापार वाणिज्य में माल के क्रय विक्रय या पारेषण पर कर तथा अनुच्छेद 269 का के तहत अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उपबंधित जो संसदीय विधि द्वारा संघ और राज्यों के बीच प्रभावित संबंधी प्रावधान है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क मतलब वसूला जाता है। पहला स्टेटमेंट, राज्य सरकार द्वारा लगाया वसूला जाता है। राज्य सरकार क्यों लगाएगी, वसूलेगी। दूसरा है, इसका जो है विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है यथा संघ सूची की प्रविष्टि 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है, उन्हें संघ द्वारा लगाया या उद्गृहित किया जाता है, किंतु राज्यों के भीतर उन्हें संबंधित जो राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। उन्हें मतलब जो है राज्य सरकार कलेक्ट करती है और अप्रोप्रिएट भी वही करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं किसके संबंध में, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर के संबंध में। तो पहला ये संघ द्वारा लगाए जाते हैं, बिल्कुल संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। राज्य क्यों एकत्रित करेगा, जो संघ लगाता है संघ ही एकत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो ये भू राजस्व है। ये पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और राज्य ही उनकी वसूली भी करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण नहीं, बिल्कुल नहीं। विदेशी ऋण को भारत के राज्य कैसे सीधे ले सकते हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन, क्या प्रोसेस है इसकी। संविधान के अनुच्छेद 293 के खंड 1 के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। और संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है। ये भारत का संविधान, जिसमें 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के तहत कृषि आय पर मतलब कर का उल्लेख है और यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हित जिनसे क्या है राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान किए गए हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के जो है वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो वो है कौन, सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 131 के तहत इनका निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा दिए पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। तो ये व्यापार व्यवसाय पर वृत्ति कर पर मतलब
ये क्या है, ये इसके द्वारा इस संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 276 के खंड 2 के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम जो 2500 रुपये या 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपये के स्थान पर प्रति वर्ष तक सीमित कर दी गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ये किसमें, ये अनुच्छेद 301 में। और अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका संबंध है मुकदमे तथा कार्यवाही से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद या मुकदमा ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन जो है अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।